जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे नोटा के बारे में। जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, नोटा। नोटा क्या है? हम लोग क्वेश्चन पेपर एग्जाम देते हैं, उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक नोटा होता है, नन ऑफ द एबव ऑप्शन होता है। उसी तरह से इलेक्शन में भी जब आप वोटिंग करते हैं तो ईवीएम जो मशीन होता है उसके आखिरी रो में एक नोटा बटन होता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे देश में अभी चुनाव हाल ही में खत्म हुआ है 1 जून को, और अभी कल 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आने से पहले कुछ ऐसे जो टॉपिक हैं जिनको हम सभी नागरिकों को जानना जरूरी है। हम स्टूडेंट्स को, जितने भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जानना जरूरी है। आइए आज हम चर्चा करते हैं नोटा बटन क्या है, नोटा का इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इलेक्शन में वैल्यू क्या है, इसका क्या अपना एक सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस इफ मैक्सिमम वोटर्स चूज नोटा। मतलब नोटा बटन है तो लोग उसको वोट करेंगे, लोग उस बटन को दबाएंगे। तो क्या होगा जब सबसे ज्यादा किसी एरिया में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब सबसे ज्यादा वोट नोटा बटन को जाएगा, नोटा को जाएगा, तो व्हाट हैपेंस इफ मैक्सिमम वोटर्स चूज नोटा। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन इज ए कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड। कब एक जो कैंडिडेट है वो अनअपोज्ड इलेक्ट होता है, निर्विरोध चुना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, देखिए नोटा के बारे में। अगर कहीं पे अगर सबसे ज्यादा वोट अगर नोटा को अगर पड़ता है तब क्या होगा वहां पे? तो देखिए सबसे ज्यादा अगर वोट अगर नोटा को पड़ रहा है तो उसके बाद जो कैंडिडेट को सबसे ज्यादा जो वोट पड़ेगा, जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा नोटा को वोट पड़ा, उसके बाद कोई जो कैंडिडेट है, राम श्याम जो भी कैंडिडेट है, अगर उसको सबसे ज्यादा वोट मिला तो इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन उसको वहां डिक्लेयर कर देगा कि ये विनर है इस एरिया का। तब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या यह सही है या गलत है। अगर मान लीजिए, तो फिर नोटा बटन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्यों? क्योंकि सभी लोग नोटा बटन को, अगर सबसे ज्यादा वोट मिला है तब तो वहां पे फिर से री इलेक्शन करवाना चाहिए। तो वहां पे इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन इज ए कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड। कब एक कैंडिडेट अनअपोज्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है, इलेक्ट हो जाता है? तो अभी गुजरात में अगर बात करेंगे तो गुजरात में सूरत एक जगह है जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट सिटी है गुजरात का। तो सूरत में अभी बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको विनर डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि आप न्यूज में देखे भी होंगे, ऐसे रिजल्ट कल आने वाला है, लेकिन वहां पे इलेक्शन नहीं किया गया, इलेक्शन नहीं करवाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ है और बिना इलेक्शन के ही वहां पे बीजेपी कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया गया, निर्विरोध वहां पे उनको जीत दे दिया गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया था, और भी जो अदर जो कैंडिडेट थे वो लोग अपना नाम नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिए, नामांकन अपना वापस ले लिए थे। तो इसके बाद वो सिंगल कैंडिडेट बचे, तो जिसके कारण उनको विनर डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये कब होता है? तो देखिए, एक आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1953 के तहत, यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एक है, लोक प्रतिनिधित्व कानून है 1953 के तहत। उसका जो सेक्शन 53 क्लॉज 3, इसमें दिया गया है कि किसी भी कैंडिडेट जो है अनकंटेस्टेड वो विनर हो सकता है। मतलब इलेक्शन वहां पे नहीं भी होगा तो उस कैंडिडेट को जीत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये कब होगा? जब वहां पे मतलब एक सीट के लिए और वहां पे एक ही कैंडिडेट अगर होंगे, मतलब जितना सीट है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो सारे कैंडिडेट्स को क्या कर दिया जाएगा? डिक्लेयर विनर कर दिया जाएगा कि ये जीत। उसी तरह से सूरत में ये चीज हुआ कि जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको वो अनअपोज्ड वो इलेक्ट हो गए हैं, वो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। अब यहाँ पे इसी से सवाल उठा नोटा का कि आखिर जो नोटा बटन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है? तो हम लोग एक जानते हैं, एक फेमस ऑथर है और मोटिवेशनल स्पीकर है शिव खेरा। इनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है। तो शिव खेरा अभी एक पिल फाइल किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल किया। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जानने का कोशिश किया कि अगर जैसे सूरत में जो अनइलेक्टेड
अनअपोज्ड जो डिक्लेयर कर दिया गया है, इलेक्ट कर लिया कैंडिडेट को, तो ये क्यों किया गया है, क्या ये सही है या गलत है? इस पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मतलब सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने बिल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने इलेक्शन कमीशन को से पूछने के लिए बोला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू किया है और उससे पूछ रहा है कि क्या वहां पे इलेक्शन करवाना चाहिए था या नहीं करवाना चाहिए था। अगर, क्योंकि वहां पे नोटा बटन भी आपका एक है ईवीएम मशीन में, तो जब नोटा बटन है तो वहां पे क्यों मतलब इलेक्शन नहीं कराया गया? मान लीजिए ठीक है, सिंगल कैंडिडेट थे यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग नोटा बटन को भी तो वोट कर सकते थे, उस पर भी उनको भी लोग चूज नहीं कर सकता था, नोटा बटन को लोग वोट कर सकता था, लेकिन नोटा बटन होने के बावजूद भी वहां पे वोटिंग क्यों नहीं कराया गया? तो ये सारे चीजों का प्रश्न, तो सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है, नोटिस इशू किया है और उसमें जवाब मांगा गया है कि क्या नोटा बटन का कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं, और क्या अगर कहीं पे अगर व्हाट हैपेंस इफ मैक्सिमम वोटर्स चूज नोटा, अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो क्या वहां पर री इलेक्शन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अभी तक अगर हम बात करें नोटा बटन का जो इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, कोई सिग्निफिकेंस इसका नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया है कि अगर नोटा बटन को ज्यादा वोट अगर मिलता भी है नोटा पे, अगर किसी जगह के लोग अगर नोटा को ज्यादा वोट करते, इसके बावजूद भी वहां पे री इलेक्शन नहीं होता था अभी तक वहां पे जो सेकंड जिनको सबसे ज्यादा वोट मिला उसको विनर डिक्लेयर कर दिया गया। जबकि इसी से रिलेटेड एक बिल में मांगा गया है कि भाई वहां पे इलेक्शन को आप नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दीजिए, मतलब इलेक्शन को वहां पे फिर से अगर नोटा को ज्यादा वोट मिलता है तब वहां पे क्या करना चाहिए, वहां पे उस इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए और फिर से वहां पे इलेक्शन को करवाना चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फिर से नए कैंडिडेट को वहां पे चुनाव में टिकट दें। अभी देखिए नोटा बटन हालांकि 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पीयूसीएल एक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक एनजीओ है, तो पीयूसीएल पब्लिक पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज करके एक एनजीओ है, इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2013 में ही केस फाइल किया गया था कि आखिर भाई वोटर्स का भी एक राइट टू चॉइस होता है अपना, कि अगर मान लीजिए जितने भी जो लिस्ट में जो नाम है कैंडिडेट का वो किसी को पसंद नहीं है, कोई उसमें से पसंद नहीं अगर आ रहा है, तो फिर किसको वोट करेंगे, किसको चॉइस उनका क्या होगा? तो इसको अपने डिससेटिस्फैक्शन को, अपने डिसकंटेंट को जाहिर करने के लिए नोटा बटन को 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन मोटिव यही था कि जो राइट टू चॉइस, मतलब जो कैंडिडेट है अपने डिससेटिस्फैक्शन को, डिसकंटेंट को जाहिर करे, एक्सप्रेस करे, और जो पॉलिटिकल पार्टी भी है वो भी सही कैंडिडेट को अगला बार चुनाव में आपको टिकट दे। तो ये 2013 में लागू किया गया, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था क्योंकि इसका मेन काउंटिंग में इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए, और एक प्रश्न तब उठा जब सूरत में बीजेपी कैंडिडेट को अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया था, तो इसी पीआईएल जो फाइल किया गया इसमें पूछा गया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर नोटा बटन है तो क्योंकि राइट टू वोट सभी नागरिकों को एक अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट देने का अधिकार है, तो आप तो अगर यहाँ पे सूरत में अगर वोटिंग ही नहीं हुआ, लोगों को जो राइट टू वोट था आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हर वोट का एक वैल्यू होता है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, तो 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर नोटा को ही अगर वोट कर रहा है सपोज दैट, तो उसका भी एक वोट, अपना वो वोट नोटा को कर रहा है, उसका भी क्योंकि राइट टू वोट है, और उस जो नोटा को जो वोट कर रहा है उसका भी वोट का एक वैल्यू है, और कोई एक कैंडिडेट को वोट कर रहा है, कोई एक पर्सन किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट कर रहा है, उसका भी दोनों का राइट टू वोट है, दोनों अपने राइट टू वोट को परफॉर्म कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, एक नोटा को दे रहा है और एक किसी दूसरे कैंडिडेट पर्सन को दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का वोट का वैल्यू तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अनइलेक्टेड जो अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया है, तो क्या दोनों का वोट का वैल्यू सेम है? अगर हम नोटा को वोट कर रहे हैं और आप किसी पर्सन को वोट कर रहे हैं, हम लोग दोनों लोग वोट कर रहे हैं, समझना है यहाँ पे, और दोनों लोग वोट कर रहे हैं क्योंकि राइट टू वोट है हमारे पास, और दोनों लोगों का वोट का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है? तो हम किसी को अगर वोट कर रहे हैं कैंडिडेट को, अगर आप किसी पर्सन को वोट कर रहे हैं तब आपका वोट का वैल्यू तो है, अगर हम नोटा को वोट कर रहे हैं तो नोटा का वोट का वैल्यू कोई मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, क्योंकि अगर नोटा को ज्यादा वोट अगर पड़ेगा किसी एरिया में
तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसके बाद जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिला उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। ये सही नहीं है। मतलब कि अगर नोटा को अगर सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है तो वहां पे क्या फिर से इलेक्शन कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट में शिव खेरा ने बिल फाइल किया है और उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए और वहां पर री इलेक्शन करवाना चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टी नए कैंडिडेट को वहां पर टिकट दे। और इस तरह से नोटा के बारे में पढ़। दूसरा यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई हर पर्सन को वोटिंग राइट्स है हमारे देश में, तो इसीलिए नोटा का अपना एक वैल्यू होना चाहिए क्योंकि इंट्रोड्यूस ही किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।